गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था इस नैतिक आधार पर करनी है कि जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना न हो बल्कि समाज कल्याण की भावना निहित हो। उन्होंने एक परिवार के एग्जाम्पल के द्वारा भी बताया कि एक ऐसा परिवार है जिसमें उस परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के सुख सुविधा और हित के लिए कार्य करते हैं और उसके लिए वह अपनी पूरी शक्ति से धनोपार्जन करते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार के संघर्ष की भावना नहीं है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी इसी भावना से प्रेरित होकर के होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के बीच का, समाज के बीच का और एक देश का दूसरे देश के बीच का संघर्ष खत्म हो जाए। ठीक, इसके आगे का आज हम लोग पढ़ेंगे। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। लेखक कह रहे हैं कि यह युग, वर्तमान युग विज्ञान का युग है, साइंस का युग है और विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा मनुष्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वह प्रकृति पर भी नियंत्रण कर रखा है, वातावरण को भी नियंत्रित कर लेता है। जैसे गर्मी के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू चलता है, तो थोड़ा सा गर्मी से राहत के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूम में एसी लगवा लेते हैं। और जल पर भी नियंत्रित किया है। जब जहाँ पानी की आवश्यकता हो, हैंड पाइप, ट्यूबवेल के द्वारा हम जल प्राप्त कर लेते हैं। तो साइंस के द्वारा मनुष्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। और इस साइंस का प्रयोग कुछ लोग उन्नति के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस साइंस का प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग एक दूसरे के विनाश के लिए भी करते हैं। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश, यह चेतना ही, भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। लेखक कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिससे कि भोग भावना को दबाया जा सके और अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। लेखक आगे कहते हैं कि नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं है। यह नैतिक अंकुश ही विज्ञान के असीमित शक्ति को सीमित करता है और नियंत्रित भी करता है। वर्तमान युग भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों को स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। लेखक इस बात पर विचार करते हैं कि भारत के प्रादेशिक भाषा की सुंदर कृतियों को दूसरे प्रदेश तक कैसे पहुंचाया जाए। इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में दो बात विचार करने योग्य है। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा के कृतियों को संघलिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करे,
लेखक कह रहे हैं क्या यह उचित नहीं है या यह संभव नहीं हो सकेगा कि प्रत्येक भाषा की जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वह अपनी कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाएं और इससे लेखक को उम्मीद है कि पूरे भारत के लोग इस कृति से लाभान्वित हो सकेंगे। यदि वे सब मुझे विश्वास है कि कम से कम जहाँ तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं को कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। लेखक कह रहे हैं कि यदि एक प्रदेश की जो साहित्यिक संस्थाएं हैं वो यदि वो अपनी कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाएं तो मुझे विश्वास है कि उनकी कृतियों को उनकी भाषा को दूसरे प्रदेश के लोग भी आसानी से समझ सकेंगे। दूसरी बात यह है ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण में सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है, उसके दूसरे रूप में गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि भी देखे जाते हैं। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है। लेखक ने दूसरी बात यह बताई है कि ऐसी साहित्यिक संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए जो कि एक भाषा के कृति को अनुवाद द्वारा दूसरी भाषा में कर सके और यदि सभी भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगम स्थापित हो जाता है तो इस संदर्भ में सहजता और सरलता से कार्य किया जा सकेगा और इससे भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी होगा और अच्छे साहित्य का निर्माण भी होगा। भारत इसके दूसरे रूप चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, गायन इत्यादि भिन्न भिन्न कलाओं को एक सूत्र में बांधकर अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करता आया है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है। लेखक कह रहे हैं कि यदि इन सब विषयों पर हमको विचार करना है तो इस बात का ध्यान में रखकर विचार करना है कि जो एक भवन में शाहजहां ने उसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी, उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था कि शाहजहां ने एक भवन का निर्माण करवाया और उस भवन पर गर्व के साथ अभिमान के साथ उसने खुदवा कर लिखवाया था कि गर फिरदौस बरु रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग है तो यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। कहाँ पर? भारत देश में है। और यदि इस सत्य को स्थापित करना है पृथ्वी पर भारतवर्ष में स्वर्ग को लाना है तो हमें अहिंसा, त्याग, सेवा की भावना सारे भूमंडल में स्थापित करना है। ठीक, क्लियर बेटा? तो हमारा लेसन यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काव्य।